गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 13 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर यहां पर हमको देखने को मिलेंगे। आखिरी तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करते हैं 13 मई का करंट अफेयर और पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? इंटरेस्टिंग। असम के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? हेमंत बिस्वा शर्मा ने। लास्ट टेन्योर में भी यही असम के सीएम के पद पर थे। रिसेंटली 2026 में असम में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें एनडीए ने 102 सीटें अपने नाम की है और इसके बाद एनडीए के गवर्नमेंट बनी और एनडीए के सीएम बने हैं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रहेगा। अब बात आती है कि इनको सीएम पद की शपथ किसने दिलवाई? तो इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में गवर्नर हैं असम राज्य के। यहां पर हमको एक आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 164 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करेंगे। यह कहता है आर्टिकल 164, है ना। तो इसी के तहत हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये असम में एमएलए की सीट से है। तो ये असम के जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, जीत कर आए हैं और असम के बैक टू बैक सीएम बने हैं लगातार दूसरी बार और बैक टू बैक टेन्योर के लिए पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति है जो कि सीएम बने हैं लगातार, है ना, बीजेपी से है। ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी कुछ और मिनिस्टर ने शपथ ली है, लेकिन अभी इनको क्योंकि मिनिस्ट्री नहीं दी गई है तो इनको आप छोड़ सकते हैं। तो आप केवल इतना याद रखो कि अभी सीएम कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन फ्यूचर होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसके भी पास जाएगी उनको आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा। असम विधानसभा की सीटें हैं 126, 126 विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है असम में। 64 पर हमको मेजोरिटी देखने को मिलती है। एनडीए के पास 102 सीटें हैं, है ना, बीजेपी और उसका गठबंधन। असम की कैपिटल है दिसपुर। 1950 में यह अस्तित्व में आया था। हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए इसके सीएम के पद पर। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो गए गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है 126, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं असम में 7। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला लो एमिशन जोन या फिर न्यूनतम उत्सर्जन क्षेत्र यह स्थापित किया जाएगा पुणे में। है क्या ये? देखिए क्या होता है कि जिस भी क्षेत्र को लो एमिशन जोन घोषित किया जाता है वहां पर पॉल्यूशन रोकने के लिए या तो पॉल्यूशन करने वाले जो वाहन है उनको प्रतिबंधित किया जाता है या फिर उन पर टैक्स लगाया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है। तो ऐसा क्षेत्र इंडिया में पहली बार बनाया गया है लो एमिशन जोन और यह बनाया जाएगा कहां पर? पुणे में। ओके, तो याद रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है, पूछा जा सकता है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह इनिशिएटिव है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र में शिवाजी नगर एरिया में से विकसित किया जा रहा है। पुणे का एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, ये काफी हाईली पॉल्यूटेड एरिया है। तो यहां पर इंडिया का पहला लो एमिशन जोन क्रिएट किया जा रहा है पुणे में। पुणे को याद रखिए, काम हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। लो एमिशन जोन समझ में आ गया। ऐसे क्षेत्रों में या तो वाहनों को, ऐसे व्हीकल को प्रतिबंधित कर दिया जाता है या फिर उन पर शुल्क लगाया जाता है, पेनल्टी वसूल की जाती है। उद्देश्य क्या है? एयर पॉल्यूशन को कम करना, सीधा सा लो एमिशन जोन को डिक्लेयर करने का उद्देश्य है। तो पुणे में जो लो एमिशन जोन बनाया जा रहा है ये पुणे सिटी का ऑलमोस्ट 7 से 10% एरिया को कवर करेगा। इस एरिया में ही जो वाहन होंगे उन पर या तो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे या उनसे टैक्स वसूला जाएगा।
2011 से पहले रजिस्टर्ड व्हीकल पर रेस्ट्रिक्शन लागू हो सकती है। अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। पॉल्यूटेड व्हीकल्स के लिए डेली बेसिस पर पॉल्यूशन चार्ज का प्रोविजन होगा, और ताकि एयर पॉल्यूशन को पुणे क्षेत्र में कम किया जा सके, तो ये लो एमिशन जोन पुणे में इंडिया का पहली बार बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन सा बनने जा रहा है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में अभी तक फुल मेंबर के रूप में 25 कंट्रीज देखने को मिलती है। 26वां सदस्य देश देखने को मिल सकता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने वाला है। हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को कुछ सेशंस के पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी पहली एनुअल मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित की जाना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 बड़ी जो बिल्ली की प्रजातियां, जिनमें टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये देखने को मिलते हैं। इनके संरक्षण के लिए इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कर्नाटका के मैसूर से 2023 में भारत के पीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, अब लगातार सदस्य देश इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि ये 7 बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं इनका संरक्षण किया जा सके। तो सऊदी अरब, ये इंडिया जिसको लीड करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका 26वां मेंबर बनने जा रहा है। ठीक है, कौन? सऊदी अरब। ओके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यहीं पर 2026 में इसकी पहली एनुअल मीटिंग आयोजित की जाएगी। 25 कंट्री सिग्नेचर कर चुकी है, जो कि मेंबर बन चुकी है। 5 ऑब्जर्वर कंट्री देखने को मिलती है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। 26वां मेंबर कंट्री बनेगी जो कि सिग्नेचर करेगी, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का देश है। रियाद इसकी कैपिटल है। सऊदी रियाल यहां की ऑफिशियल करेंसी है, और पीएम के पद पर मोहम्मद बिन सलमान देखने को मिलते हैं सऊदी अरेबिया में। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, भारत का एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसको अपनाने वाला पहला कैरेबियन कंट्री बनी है त्रिनिदाद और टोबागो। त्रिनिदाद और टोबागो की बात करें तो ये कैरेबियन सी में देखने को मिलती है। क्या होता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच का जो क्षेत्र है, जो कैरेबियन सी का क्षेत्र है, वहां पर जो कंट्रीज है ना, वो कैरेबियन कंट्रीज कहलाती है। तो इनमें से एक है त्रिनिदाद और टोबागो। ठीक है, तो पहली ऐसी कैरेबियन कंट्री जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया। मतलब अगर अब इंडिया से कोई भी टूरिस्ट जाता है त्रिनिदाद या टोबैगो, ठीक है, अगर यहां पर जाता है तो हमारे टूरिस्ट यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिनिदाद और टोबागो देश ने इंडिया के यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाया है, और ऐसा करने वाला पहली कैरेबियन कंट्री। भीम ऐप के माध्यम से अब यहां पर डिजिटल पेमेंट किए जा सकते हैं। तो अपने देश में इन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंडिया से काफी टूरिस्ट अमेरिका और जो मध्य अमेरिका के देश है वहां पर विजिट करते, तो उनके लिए स्पेशली ये फैसिलिटी निकाली गई है। रिसेंटली मैंने आपको यूपीआई के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने हाल ही में यूपीआई को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डिक्लेयर किया था, है ना, इसकी मान्यता दी थी। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इंडिया का यूपीआई है, यह कहना है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का। ओके, मतलब एक्चुअल एक टाइम फ्रेम आप ले लो, उस टाइम के अंदर वर्ल्ड में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट 50% इंडिया में हो रहे हैं यूपीआई के माध्यम से। स्ट्रेंज है ना। तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है दुनिया के सबसे बड़े यूपीआई को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने। 11 अप्रैल 2026 को 10 साल पूरे किए हैं यूपीआई ने, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो यूपीआई का जितना भी ट्रांजैक्शन हुए ना इंडिया में यूपीआई के माध्यम से, 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए
एक फाइनेंशियल ईयर में 2025 से 26 के बीच में। और इसमें जो वैल्यू सर्कुलेट हुई है, जो मनी सर्कुलेट हुई है, वो 314 लाख करोड़ रुपए। कितना होता है? भारत के बजट का ऑलमोस्ट 6 गुना है, 314 लाख करोड़ रुपए। तो एक साल में यूपीआई से इतना पैसा सर्कुलेट होता है, ट्रांजैक्शन इतने देखने को मिलते हैं। तो यूपीआई समझ में आ गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है इंडिया का। मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़कर फंड ट्रांसफर या फिर पेमेंट के रूप में यह सुविधा देता है। 2016 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह शुरू हुआ था। शुरू करने वाली संस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रियल टाइम पेमेंट 24/7 यूपीआई से किया जा सकता है। अभी तक ऐसे देश जो कि यूपीआई को अपना चुके हैं, इंडिया के यूपीआई सिस्टम को अपना चुके हैं, उनमें सबसे पहला देश था भूटान, फर्स्ट फॉरेन कंट्री। उसके बाद यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर, ये देश भी इंडिया के यूपीआई को अपना चुके हैं। पहली कैरेबियन कंट्री जिसने यूपीआई को अपनाया, ये कौन बनी? त्रिनिदाद और टोबागो, है ना। आप यहां पर अगर मैप देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आपको सीन देखने को मिलेगा, उस तरफ से आता है। और यहां पर आपको ये कैरेबियन सी देखने को मिलेगा, ये मध्य अमेरिका कहलाता है। और काफी सारी कंट्रीज है, हैती, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इनमें से आपको यहां पर देखने को मिलेगा त्रिनिदाद और टोबागो, ठीक है। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, यहां पर आप देख लो, पोर्ट ऑफ स्पेन। और क्रिश्चियन कंगालू यहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है, क्रिश्चियन कंगालू। चर्चा में रहा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। इंडिया के इनिशियल न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिना जाता है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ओके, अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, इसने हाल ही में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट 2 को फिर से स्टार्ट करने की परमिशन दी है। अगले 10 साल के लिए यह ऑपरेशनल रहेगी, मतलब 10 साल के लिए अनुमति दी है यूनिट 2 को शुरू करने की। यूनिट 1 तो चल रही है, सेकेंड यूनिट काफी समय से बंद थी, अब इसको शुरू करने की अनुमति दी है 10 साल के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने। इसलिए तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत के सबसे पुराने न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक, भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक क्या? न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया का सबसे पुराना तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो यहां पर शुरू की गई है, भारत के पहले बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से, है ना, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से। इनका कमर्शियली शुरुआत 1969 में की जा चुकी थी। सेकेंड यूनिट काफी समय से बंद थी, इसको एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। यहां पर एक डाउट आएगा कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है। देखिए, ये जो रिएक्टर है ना, नॉर्मली जो भी न्यूक्लियर मशीन है उसमें यूरेनियम फ्यूल से हीट बनाकर बिजली पैदा की जाती है, और जो पानी है ना, रिएक्टर के अंदर मौजूद पानी रिएक्टर को ठंडा करता है, कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। और इसके अलावा मॉडरेटर के रूप में भी पानी को यूज किया जाता है। पानी गर्म होकर भाप बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है ये एक तरीके का, ठीक है ना। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि देखने को मिलता है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में। याद रहेगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इंडिया में न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशन के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है ना। न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर बॉडी है या फिर रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रेडिएशन फैसिलिटीज है उनकी सेफ्टी को मॉनिटर करना, उनके लिए नियम बनाना, ये सारे काम इंडिया में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। संस्था की स्थापना 1983 में की जा चुकी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का। ठीक है, तो इसने परमिट किया है सेकेंड यूनिट को शुरू करने का तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिए गए। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते? क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ ले लेना, आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। 15 नर्सेस हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, मैंने आपको नाम मेंशन कर दिए हैं, एक बार उनको पढ़ लेना। वैसे तो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन पीडीएफ ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन को चेकआउट करो, वहां पर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैं सबके नाम नहीं बताऊंगा, केवल आप स्क्रीनशॉट देख लेना। पर यहां पर ये याद रखना कि कितनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को यह अवार्ड दिया गया 2026 में। पहले तो देता कौन है, हमारा क्वेश्चन कि देती कौन सी हमारी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ब्रिटेन की एक नर्स है नाइटिंगेल, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। आपको पता है जब जो नर्सिंग की जो पढ़ाई करते हैं ना, जब उनका एजुकेशन पूर्ण हो जाती है तो वो जो ओथ लेते हैं ना, उसे कहा जाता है नाइटिंगेल प्लेज, है ना। वो नाइटिंगेल के नाम पर ली जाती है, जो कि ब्रिटेन की एक नर्स रही है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका पूरा नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ब्रिटेन की नर्स। बाद में हम देखेंगे, उनकी भी बात करेंगे। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 किसने दिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस बार कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को यह अवार्ड दिया गया, तो 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इस बार मिनिस्ट्री के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। देती मिनिस्ट्री है, लेकिन किसके हाथ से दिया जाता है, तो यह प्रेसिडेंट के हाथ से दिया जाता है, लेकिन मिनिस्ट्री देती है, ध्यान रखना ना। तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 दिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यह अवार्ड हर साल देता है। किसको दिया जाता है, तो नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के। फॉर एग्जांपल नर्सेस, मिडवाइफ्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स होती है ना, जो कि घर में सेवा करती है, बहुत सारी ऐसी नर्स होती है। लेडी हेल्थ विजिटर्स जो होते हैं, तो ऐसी महिलाओं को या ऐसी नर्सेस को यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टाफ है ना, हेल्थ केयर सर्विस, मरीजों की देखभाल में इन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। जो नवजात बच्चे हैं, जो गर्भवती महिला माताएं हैं जिनकी डिलीवरी हुई है, तो इनकी हेल्थ या देखभाल के लिए कहीं ना कहीं ये नर्सिंग स्टाफ ही काम करता है। ठीक है, तो इनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है नेशनल लेवल पर, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इस बार 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को यह अवार्ड दिया गया है। कौन कौन, तो यहां पर पॉज करके या तो इनको पढ़ लेना, या रिपीट कर देता हूं कि पीडीएफ ले लो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से। ये हो गई 7, फिर ये 12 तक, और ये 15। ठीक है, आगे आते हैं। तो 1973 में इस अवार्ड को शुरू किया गया था। दिया किसे जाता है ये मैंने आपको बता दिया। 1 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है, मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश नर्स थी, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से इनको पुकारा जाता है। एक क्रिमियन वॉर हुई थी यूरोप में। इस वॉर के समय इन्होंने जो घायल सैनिक थे उनकी काफी सेवा की। और क्या होता था कि रात को जब ये सेवा करने निकलती थी, लाइट तो थी नहीं, तो उस वक्त लैंप लेके चलती थी, इसीलिए इन्हें द लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है ना, द लेडी विथ द लैंप। फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। इजी, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया गया, इसी दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब था, 12 मई को था। और नर्सिंग ट्रेनिंग करने वाले जो शपथ लेते हैं उसे कहा जाता है नाइटिंगेल प्लेज। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, याद रखिएगा। एक एक फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आपको पता होना चाहिए। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आज के लिए। आप सभी एसएससी सीजीएल के स्पेशल पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इस पैकेज को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको जीएस के 12,000 से ज्यादा वन लाइनर देखने को मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की टॉपिक वाइज आपको ई बुक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर आपको एनालिसिस पेपर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आप यहां पर लगा सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, मैराथन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो काफी सारी चीजें यहां पर आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड की गई है। तो इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसे अवेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है आप सभी के लिए, वहां से क्लिक कीजिए। काफी नॉमिनल प्राइस में, तो आप ज्वाइन कीजिए। और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी ये जो पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है,
जो वन लाइनर है ये आपकी काफी मदद करेंगे, तो इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, हर्डल है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। आगे आएंगे, हाल ही में वर्ष 2026 के लिए उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? द मिटियोरिटिकल सोसाइटी, ठीक है, इसे कहा जाता है उल्कापिंड सोसाइटी। अगर हम मिट्योर की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है उल्कापिंड, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी है, द मिटियोरिटिकल सोसाइटी। इस सोसाइटी की फेलो मतलब साथी चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है कुलजीत कौर मरहास। ओके, आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, उल्कापिंड रिसर्च है ना, ऐसी चीजों में अगर किसी ने रिसर्च किया है, रिसर्च को बढ़ावा दिया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को फेलो के रूप में चुना जा सकता है। इंडिया से ये तीसरी इंडियन साइंटिस्ट है जिनको फेलो के रूप में चुना गया है। हालांकि महिलाओं में देखें तो पहली विमेन साइंटिस्ट इंडिया की जिनको द मिटियोरिटिकल सोसाइटी ने फेलो के रूप में मान्यता दिया, फेलो के रूप में चुना गया। पहले दो इंडियन थे, जैसे देवेंद्र लाल और एक JN गोस्वामी, इन्होंने भी मिट्योर पर काफी रिसर्च किए, तो इनको भी फेलो के रूप में चुना जा चुका है। तो तीसरी इंडियन साइंटिस्ट और फर्स्ट इंडियन विमेन साइंटिस्ट कुलजीत कौर मरहास, जिन्हें द मिटियोरिटिकल सोसाइटी ने फेलो के रूप में चुना है। अब कुलजीत कौर मरहास ये अहमदाबाद की है, अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की प्लेनेटरी साइंस डिवीजन में प्रोफेसर है। तो प्लेनेट से रिलेटेड जो मिटियोरिटीज होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, प्लेनेटरी मटेरियल होते हैं, उन पर रिसर्च इन्होंने की है, काफी सारी रिसर्च की और महत्वपूर्ण योगदान दिया है सोलर सिस्टम को समझने में रिसर्च के तौर पर, तो इसीलिए इनको फेलो के रूप में चुना गया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये उपाधि क्या है, किस आधार पर चुना जाता है ना। तो समझ में आ गया कि फेलो क्या होता है। तो ऐसा कोई भी साइंटिस्ट, ऐसे किसी भी साइंटिस्ट को दिया जा सकता है जिन्होंने प्लेनेटरी मटेरियल या कोई ऐसी मेटल, कोई भी ऐसे सब्सटेंस पर रिसर्च की हो, सोलर सिस्टम को समझने में रिसर्च की हो, तो ऐसे किसी भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च करी हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को फेलो के रूप में चुना जा सकता है। ये हो गया द मेटियोरिटिकल सोसाइटी, जो कि फेलो के रूप में चुनती है। इसकी बात करें, यह सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में उल्कापिंड, प्लेनेटरी मटेरियल्स, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो सोलर सिस्टम होते हैं, उन पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। पूरे वर्ल्ड में संस्था काम करती है, ठीक है। और यही फेलो के रूप में किसी भी व्यक्ति को या इससे साइंटिस्ट को सम्मानित भी करती है, फेलो के रूप में मान्यता देकर। 1933 में यह संस्था बनी थी। अब इसका हेडक्वार्टर नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलग अलग समय पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। काफी साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट इसके मेंबर है, रिसर्चर काफी इसमें शामिल है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग समय पर इसको लीड करता है। इसीलिए इस संस्था का कोई एक हेडक्वार्टर देखने को नहीं मिलता। 1933 में इस संस्था की स्थापना की गई थी ताकि उल्कापिंड, सोलर सिस्टम, इन पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। वन केस वन डेटा इनिशिएटिव और AI चैटबॉट सुसहाय हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो एक तो वन केस वन डेटा इनिशिएटिव है, एक AI चैटबॉट है जिसका नाम है सुसहाय, है ना। तो इन दोनों को लॉन्च किया है भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सूर्यकांत। ओके, तो एक तो AI चैटबॉट है और एक इनिशिएटिव है, एक डिजिटल सिस्टम या प्लेटफॉर्म है। दोनों की हम बात करेंगे। तो भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? सूर्यकांत। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, वन केस वन डेटा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही केस का अलग अलग जुडिशरी में जो भी वर्डिक्ट दिया गया, चाहे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी वर्डिक्ट दिए गए हैं उसे एक ही जगह पर इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़े या उसके से रिलेटेड डिसीजन पढ़े तो हर कोर्ट का डिसीजन उसको पता हो कि किसी एक जैसे सिमिलर केस में क्या वर्डिक्ट दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। तो वन केस वन डेटा ये एक डिजिटल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, इनके डेटा को एक साथ जोड़ता है। उद्देश्य क्या है?
केस मैनेजमेंट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और डेटा सर्च करने में आसानी हो और तेजी से जुडिशरी में काम किया जा सके। सही है। कोई हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन देने वाला है तो वो उस केस से रिलेटेड देख ले कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, तो उससे रिलेटेड जब उनको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन दिया है तो उनको भी डिसीजन देने में आसानी होगी। ये हो गया वन केस वन डेटा इनिशिएटिव। एक है सुसहाय एआई चैटबॉट। ये अगर एआई चैटबॉट की बात करते हैं ना तो ये सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से इंटीग्रेटेड है। जो चैटबॉट है सिटीजन को कोर्ट सर्विसेज की सारी गाइडलाइंस बताएगा, है ना, सारी गाइडेंस देगा। कोर्ट सर्विसेज की जितने भी गाइडेंस है, चाहे वो हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि आम सिटीजन को नहीं पता होते हैं कोर्ट के, तो वो पता चलेंगे सुसहाय एआई चैटबॉट के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि जो जस्टिस है ना उसे मिलने में थोड़ी आसानी होगी, काम तेज होगा, ट्रांसपेरेंसी बनेगी। तो इसीलिए इन दोनों इनिशिएटिव और चैटबॉट को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा लॉन्च किए गए। तो जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी को बनाना, डेटा एक्यूरेसी को बढ़ावा देना, इन दोनों इनिशिएटिव या एआई चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य है ना। यह संस्था की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के द्वारा सुसहाय एआई चैटबॉट विकसित किया गया है, तो इस संस्था की अगर हम डिटेल देखें, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट एजेंसी है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने या ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 1976 में संस्था बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत ये कार्य करती है। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव। बेसिक डिटेल है ये, याद रखना। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर कितनी कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस नोटिफाई किया है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने 4 लेबर कोड, जो पुराने बहुत सारे लेबर कोड थे उनको इंटीग्रेट करके 4 लेबर कोड को लागू किया है। उनमें से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये जो एक बोल सकते कानून है ना, इसके तहत गवर्नमेंट ने बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस लगाया है वो लगाया है 1%। सिर्फ समझ नहीं आया। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, तो उस पर गवर्नमेंट एक वेलफेयर टैक्स लगा रही है। समझना, ये वेलफेयर टैक्स है जिसको वेलफेयर सेस कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस, और ये लगाया जाएगा 1%। अब किसका 1%? जमीन का 1% या बिल्डिंग बनी है उसकी टोटल कॉस्ट का 1%? नहीं, जितने भी वर्कर्स ने काम किया है उनकी जो फाइनल वैल्यूएशन आई है, उनके काम की, वर्क की जो वैल्यूएशन है उसका 1% जो मालिक है उनको देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस के रूप में, 1%। ठीक है, तो उसका गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो लेबर है ना, उनके उत्थान के लिए उस पैसे का यूज करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2026 में 4 लेबर कोड्स के तहत फाइनल रूल्स नोटिफाई किए हैं जो 2025 में लागू लेबर कोड से संबंधित है। 2025 में ये चारों लेबर कोड आए थे, अब इनके रूल को नोटिफाई किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है, ये भारत के 4 लेबर कोड में से अब एक है। इसके तहत बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर पर 1% कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस नोटिफाई किया। 1% कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस लगाया जाएगा। एम्प्लॉइज द्वारा किए गए टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ये 1% होगा जो कि मालिक को देना पड़ेगा। ठीक है ना। 1996 की पुरानी जो नोटिफिकेशन है उसको ये नया नोटिफिकेशन रिप्लेस कर रहा है। कुछ चेंजेस किए गए तो अब ये कर दिया गया है 1%। कुछ छूट दी गई है, ऐसा नहीं कि सारे कंस्ट्रक्शन पर लगेगा। 50 लाख से कम लागत वाले जो घर है ना, जो घर बनाने वाले हैं उनको सेस से छूट दी गई है। 21 नवंबर 2025 से जो है ये लागू किया गया, उसके पहले वालों को छूट दी गई है। और 10 लाख कॉस्ट या 100, पहले जो था ना कानून वो 10 लाख की कॉस्ट या फिर 100 स्क्वायर मीटर जो प्रॉपर्टी थी उस पर पहले छूट दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है मैक्स, मतलब मिनिमम 50 लाख। अगर 50 लाख के अंदर है तो फिर
उसको सेस से छूट है, लेकिन अगर किसी का कंस्ट्रक्शन 50 लाख से ज्यादा है तो फिर उस पर 1% सेस लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक है, इसको याद रखना। वेलफेयर फंड का यूज कहां किया जाएगा, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए किया जाएगा। हेल्थ बेनिफिट, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये दिया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। वर्कर्स के बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा, तो इन पर ये पैसा लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किस वेसल से संबंधित है? समुद्र प्रदक्षिणा कैंपेन या अभियान ये संबंधित है IASV त्रिवेणी से। ओके, ये एक नौकायन वेसल है इंडिया का जिसका नाम है IASV त्रिवेणी। पहले तो हम ये समझे कि समुद्र प्रदक्षिणा क्या है। अगर हम समुद्र प्रदक्षिणा की बात करें तो भारत की पहली ऑल विमेन ट्राई सर्विस नौकायन परिभ्रमण अभियान। इसमें क्या होगा, जो हमारी तीनों सेनाएं ना उनकी केवल जो विमेन क्रू है, जो महिलाएं हैं तीनों सेनाओं की, उनका जो क्रू है ऑल विमेन ट्राई सर्विसेज नौकायन परिभ्रमण अभियान, ये जो महिलाएं हैं तीनों सेनाओं की, वो इस त्रिवेणी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करेगी। ठीक है ना, तो इसी को नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा। किस वेसल से संबंधित है? IASV त्रिवेणी से संबंधित है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जहाज से पूरी दुनिया की यात्रा करेगी केवल महिला सदस्य। क्रू के रूप में है इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनको चुना गया है। एक ऐसा समुद्री अभियान है, पूरा भ्रमण करेगी हमारी तीनों सेनाओं की जो महिलाएं हैं। नौकायन परिभ्रमण अभियान, इसको जो नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा नाम दिया गया है। 11 सितंबर 2025 को ये गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुआ था मुंबई से, और ये मई 2026 में मुंबई में ही अब पूरा होने वाला है। ठीक है, तो लगभग 26,000 नॉटिकल माइल्स जो माइल्स है उसकी यात्रा की है हमारी सेना की, जो तीनों सेनाओं की महिलाएं हैं INS जो त्रिवेणी है उसके माध्यम से 26,000 नॉटिकल माइल्स की ये यात्रा है। 2 बार इन्होंने इक्वेटर को क्रॉस किया है, 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करना पड़ा। फेमस जो कैप्स से अलग अलग महाद्वीप के, वहां से होकर ये यात्रा गुजरी है, जैसे कैप लेविन जो कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ल्यूविन, कैप ल्यूविन, और कैप हॉर्न ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और कैप ऑफ गुड होप ये देखने को मिलता है अफ्रीका के सबसे दक्षिण में। आगे मैप होगा हमारे पास, यहां पर हम देख सकते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप हॉर्न। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप इसका सबसे दक्षिणी बिंदु कैप ऑफ गुड होप। और इधर आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में, तो यहां पर हमको कैप ल्यूविन देखने को मिलेगा। तो ये तीनों की लोकेशन याद रखना, क्योंकि ये कैप हमको ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैप हॉर्न की बात करें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप ऑफ गुड होप, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे दक्षिणी बिंदु के रूप में दक्षिण पश्चिम में कैप ल्यूविन देखने को मिलता है। तो जो ये यात्रा ये तीनों कैप से होकर गुजरी है। अलग अलग पोर्ट पर हमारी टीम रुकी भी थी। ठीक है, दुनिया की पहली ऑल विमेन ट्राई सर्विसेज नौकायन विश्व अभियान है, दुनिया का पहला, जिसमें तीनों सेनाओं की केवल महिला क्रू के साथ ही यह पूरी यात्रा पूरी की गई है। अब इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और एक साइंटिफिक के सहयोग से साइंटिफिक रिसर्च भी की जा रही है, मतलब एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तो इसका भी सहयोग है, क्योंकि ये जो हमारी टीम है साइंटिफिक रिसर्च को भी साथ साथ बढ़ावा दे रही है। जैसे देखो माइक्रोप्लास्टिक, मरीन बायोडायवर्सिटी, ओशियन हेल्थ, इसका भी साथ ही साथ अध्ययन किया गया है। तो इसमें मदद की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी ने। जिस वेसल के माध्यम से यह पूरी यात्रा संपन्न की गई, यह है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी, जिसे कहा जाता है IASV त्रिवेणी, जो हमारे क्वेश्चन में था। इसे कहा जाता है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, इंडियन आर्मी का नौकायन पोत है ये, जिसका नाम है त्रिवेणी। तो 50 फुट बड़ा एक स्वदेशी रूप से निर्मित सेलिंग यॉट है, भारत में ही निर्मित किया गया है, और इसे कमीशन किया गया था हमारी आर्म्ड फोर्स में 2025 में, और इसी के माध्यम से ये पूरा अभियान चलाया गया है। अभियान को नाम क्या दिया गया?
समुद्र प्रदक्षिणा इस पूरे अभियान को नाम दिया गया है। इजी। तो यहां पर 13 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है इस पार्टी का वेसल या सिटी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST एक्ट के किस सेक्शन के तहत एंटीसिपेटरी बेल पर कानूनी रोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है? तो यह सेक्शन 18 के तहत वर्डिक्ट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 11 मई को। DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई तारा सिस्टम क्या है? इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है, स्वदेशी रूप से निर्मित ग्लाइड वेपन सिस्टम। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किया गया ICGS अचल किस श्रेणी का एक फास्ट पेट्रोल वेसल है? तो ये अदम्य क्लास का वेसल है। 44 वर्षों के बाद भारत में आयोजित हो रही एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया? तो न्यू नपाम ग्राम पंचायत। कहां पर है? असम। फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? नई दिल्ली में। नेस्कॉम जिनोव रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की कुल संख्या 2026 तक 2117 हो गई है। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। चलो, क्या क्वेश्चन था? सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता एलेना रेबाकिना ने। टिहरी झील उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलती है। अनाहत सिंह ये स्क्वैश की खिलाड़ी है इंडिया में। तीनों क्वेश्चन के आंसर अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए, गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? पहला क्वेश्चन। सेकंड, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में और किस नदी पर स्थित है? भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा? पॉज करके तीनों क्वेश्चन पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तीनों हमने पढ़े क्वेश्चन कभी ना कभी करंट अफेयर में, तो आराम से आंसर करो कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।